ले मशालें चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरे जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। पता नहीं कब बल्ली सिंह चीमा ने यह शेर लिखा था, लेकिन डॉक्टर एन सिंह के जीवन पर यह पूरी तरह मौजू बैठता है। डॉक्टर एन सिंह का जीवन एक ऐसी ही जलती हुई मशाल है जो अब उन लोगों के लिए मिसाल बन गई है जो तह से उठने की जद्दोजहद में लगे हैं और सतह पर अपनी कोई भूमिका निभाना चाहते हैं। सन 1980 के आसपास अपनी रचना यात्रा को प्रारंभ करने वाले डॉक्टर एन सिंह ने अपनी रचना यात्रा पर कुछ इस तरह प्रकाश डाला है
जब साहित्य की शुरुआत की तो श्रृंगार के कुछ गीतों से अपने साहित्य की इस यात्रा को प्रारंभ किया। जब जब सपनों में तेरी वह चुनरी लहराई है, सच कहता हूं तब तब मुझको नींद नहीं है। यहां से मेरे परिवर्तन आने की संभावना नहीं है। आगे चल के जैसे जैसे हम इस साहित्य का अनुशीलन करते हुए चले गए और हमें पता चला कि साहित्य के जो मानदंड है सत्यम, शिवम और सुंदरम, उसमें हमारा कुछ मामला नहीं बनता। एक व्यक्ति का सत्य है मुझे गुलाम बनाना, मेरा सत्य है उस गुलामी से मुक्ति। दोनों का सत्य अलग। एक व्यक्ति का शिवम, उसका कल्याण, कुछ लोगों को गुलाम बनाना है, और मेरा शिवम उससे मुक्ति। इसी तरह सुंदरम, जो उनके लिए सुंदर है, गाती हुई हवाएं, गुनगुनाते हुए बादल, कल कल छल छल करती हुई नदियां, क्योंकि वो भरे पेट की कविता है इसलिए उसके लिए ये हो सकता है, ये सुंदरम हो सकता है। मेरा सुंदरम है उस व्यक्ति के, उस समाज की अंतिम पंक्ति के उस व्यक्ति के कल्याण की बात करना, उसके लिए मानवता की बात करना, मेरी दृष्टि में उसका सुंदरम है। तो मुझे बिल्कुल पूरी तरह से साफ हो गया कि साहित्य का सत्यम, शिवम और सुंदरम जो उनके लिए है वो मेरे लिए मेरे साहित्य का सत्यम, शिवम और सुंदरम नहीं हो सकता। तो इस तरह से इस पूरे अनुशीलन के बाद मैं और थोड़ा सा गंभीर होता चला गया और उस गंभीरता ने मुझे इस दिशा में ले जाने की कोशिश की और मैं उस दिशा में चला गया कि मैं पूरी तरह से दलित साहित्य को समर्पित हो जाऊं। और मैंने आगे चलकर उस दिशा में काम करना शुरू किया। वैसे तो मेरे इस शहर की धरती से ही आदरणीय कृष्ण सलभ जी के सानिध्य में बैठकर कुछ कविताओं को संवारना भी सीखा, कुछ गजलों की बारीकियां भी सीखी, लेकिन धीरे धीरे मैं उस व्यवस्था के विपरीत हो गया, उसके विरुद्ध खड़ा हो गया जिस व्यवस्था की वजह से समाज में असमानता है, और मैं बराबर उस पर चोट करने की कोशिश करने लगा और इस तरह की कविताएं लिखी कि पल रहे हैं कुर्सियों पर नाक, आंख खोल तू जाग। इस तरह की कविता मेरी, उस कविता ने जो जब जब सपनों में तेरी वो चुनरी लहराई है, सच कहता हूं तब तब मुझको नींद नहीं आई है, उसने इस तरह की कविता का रूप ले लिया और आगे चलकर वो पूरी तरह से विद्रोही हो गई। लेकिन उसने कभी सामंजस्य का दामन नहीं छोड़ा। समाज में किसी तरह की दरार पैदा हो जाए, समाज में विघटन हो जाए, समाज में किसी तरह का कोई और संघर्ष हो जाए, इसके लिए मेरी कविता प्रतिबद्ध नहीं है, वो लोगों को मिला जुलाकर जोड़कर चलने की हामी है। तो उस रास्ते पर चलकर इस समाज को बदलेगी कि वो आम आदमी के जीवन में किसी तरह का कोई बदलाव ला सके। हम जानते हैं कि कविता सीधे सीधे किसी प्रकार का बदलाव नहीं ला सकती, लेकिन वो आम आदमी को संघर्ष के लिए तैयार करके उसे उस व्यवस्था से लड़ने के लिए तैयार कर सकती है जिसका वो शिकार हो रहा है। तो हमारी ये जो पूरी की पूरी कविता है, जो ये कवायद है, वो वास्तव में उस आम आदमी को, जो पंक्ति का अंतिम आदमी है, उसे उस संघर्ष के लिए तैयार करना मेरी कविता का उद्देश्य रहा है और मेरे संपूर्ण साहित्य का उद्देश्य यही रहा है। मैंने उसे अपने आप को उस उद्देश्य के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। तो ये जो दलित साहित्य है जिस पर हम काम करते रहे इतने दिनों तक, उसने इन 40 वर्षों की साधना के उपरांत मुझे इस स्थिति तक पहुंचा दिया कि मेरे व्यक्तित्व और साहित्य पर 5 जगह पीएचडी हुई, 6-7 जगह एमफिल की उपाधियां मेरे साहित्य उस पर हुई, और इसी तरह से वो लगभग देश की 10वीं यूनिवर्सिटी में आज पढ़ाया जाता है। डॉक्टर एन सिंह मूलतः कवि हैं। आक्रोश उनकी कविताओं का मूल भाव है। उनकी कविता कबूतर और बहेलिया यहाँ प्रस्तुत है। मैं अपनी कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ, कबूतर और बहेलिया। कबूतर और बहेलिया। पंख फड़फड़ाते हुए कबूतर ने कहा बस करो। पंख फड़फड़ाते हुए
कबूतर ने कहा, माफ करो। अहेरी आंखें तरेरते हुए गुस्से में चिल्लाया, तुम नहीं जानते। अहेरी आंखें तरेरते हुए गुस्से में चिल्लाया, तुम नहीं जानते इस खुले आकाश और दूर तक फैले जंगलों पर मेरा साम्राज्य है। तुम नहीं जानते इस खुले आकाश और दूर तक फैले इन जंगलों पर मेरा साम्राज्य है। कानून के अनुसार यहाँ पेट भरना ही नहीं, खुलेआम घूमना भी वर्जित है। कानून के अनुसार यहाँ पेट भरना ही नहीं, खुलेआम घूमना भी वर्जित है, क्योंकि यहाँ लोकतंत्र है। क्योंकि यहाँ लोकतंत्र है, अतः तुम्हें एकदम नहीं मारूंगा। क्योंकि यहाँ लोकतंत्र है, इसलिए तुम्हें एकदम नहीं मारूंगा। फिर भी सजा तो तुम्हें मिलेगी, फिर भी तुम्हें सजा तो मिलेगी ही। अहेरी कबूतर पर झपटा और उसे पकड़कर पिंजरे में बंद कर दिया। अहेरी कबूतर पर झपटा और उसे पकड़कर पिंजरे में बंद कर दिया। फिर शुरू हुआ भूख और यातना का लंबा दौर। फिर शुरू हुआ भूख और यातना का लंबा दौर। इस दौर से गुजरकर बाहर आया कबूतर बाज था, कबूतर बाज था। डॉक्टर एन सिंह का काव्य संग्रह सतह से उठते हुए का विमोचन तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री भारत सरकार श्री HKL भगत ने किया। डॉक्टर एन सिंह की दूसरी पुस्तक विचार यात्रा में का विमोचन अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल महामहिम श्री माता प्रसाद ने किया। विचार यात्रा में की रचना प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर एन सिंह ने कहा, इन दिनों मैं रिसर्च कर रहा था। उसके बाद जो खाली समय मुझे मिला, मैंने कुछ व्यक्तियों जो लोग थे, कुछ कृतियों जो उस समय की प्रकाशित महत्वपूर्ण कृतियां थी और कुछ प्रवृत्तियों जो उस समय चल रही थी जिनके साहित्य में, उन प्रवृत्तियों का विश्लेषण करने का प्रयास किया। धीरे धीरे मैं पढ़ता गया और इस सब चीजों पर अपने नोट्स तैयार करता गया। मेरे साहित्यिक मित्रों ने कहा कि भाई साहब, आप इन्हें पत्रिकाओं को क्यों नहीं भेजते, ये तो बहुत अच्छे लेख हैं। तो मैंने इस बात से प्रभावित होकर इन लेखों को कुछ पत्रिकाओं को भेजना प्रारंभ किया। जब वो छपने लगे तो मुझे लगने लगा कि मैं भी लिख सकता हूँ। इस तरह से मेरे ये लेख पत्रिकाओं में छपते गए। मैं प्रोत्साहित होता गया, समय बीत गया, लेकिन इन सब लेखों को मैं एक जगह इकट्ठा करके पुस्तक का रूप नहीं दिया। हिंदी में प्रकाशन की व्यवस्था वैसे भी बड़ी विचित्र है। यहाँ पर पुस्तक छपना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन जैसे ही मुझे ये सहयोग प्राप्त हुआ कि मैं इन लेखों को एक पुस्तक के रूप में संकलित करके पुस्तक का रूप दे सकूँ, वैसे ही मैंने इन लेखों को संकलित कर पुस्तक के रूप में प्रकाशित कराया। मैं इस समय अपने उस मित्र को भी याद करना चाहूँगा जिसने इस पुस्तक के लेखों को पढ़ के बातों बातों में इसका नाम सुझाया। प्रोफेसर संजय कुमार अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं दमन में। जब ये बात हो रही थी कि इस तरह के इन लेखों को मैं संकलित करूं, तो उन्होंने सुझाया कि आप इसका नाम विचार यात्रा में दें, क्योंकि ये आपकी विचार यात्रा चल रही है। तो मेरी ये विचार यात्रा अभी जारी है, ये इसका पहला पड़ाव है। इस विचार यात्रा में आप भी शामिल हो, यही मैं आपकी कामना करता हूँ। धन्यवाद।
डॉक्टर एन सिंह को विभिन्न अवसरों पर उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। डॉक्टर एन सिंह ने भी विभिन्न राजनीतिक एवं साहित्यिक विभूतियों को सम्मानित किया। संकल्प को पंथ बनाकर उड़ान भरने वाले, राजपथ पर जनपद की संस्कृति के साथ यात्रा करने वाले, सेवा भाव को स्वभाव बनाकर जीने वाले, संघर्ष से उत्कर्ष छूने वाले, बुद्धि चिंतक प्रखर वक्ता, लोगों के बंधु, तेजस्वी, ओजस्वी, मनस्वी एवं यशस्वी मानहीन बाबू परमानंद जी राज्यपाल हरियाणा की सेवा में आदर भाव व्यक्ति स्वरूप के मान पत्र प्रस्तुत किया गया। के अंतरिक्ष में शब्दों का ताजमहल बनाने वाले, अव्यक्त से व्यक्त तक शब्द सौंदर्य की गंगा लाने वाले गीत भगीरथ श्री सोम ठाकुर जी की सेवा में आदर भाव व्यक्त करते हुए यह मान पत्र प्रस्तुत किया गया। डॉक्टर एन सिंह को हिंदी साहित्य में तीसरी परंपरा का आलोचक स्वीकार किया जाता है। उनकी आलोचना की सबसे महत्वपूर्ण कृति दलित साहित्य के प्रतिमान, जिसका विमोचन विश्व पुस्तक मेला मंच इलाहाबाद के मंच पर प्रतिष्ठित साहित्यकार दूधनाथ सिंह एवं प्रतिष्ठित समाज शास्त्री प्रोफेसर बद्री नारायण ने किया। दलित साहित्य के प्रतिमान की रचना प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर एन सिंह ने कहा, प्रोफेसर दूधनाथ सिंह जी, बड़े रचनाकार डॉक्टर बद्री नारायण जी, धनंजय चोपड़ा जी और नंदन हितेश जी और सम्मुख बैठे शहर के कुछ साहित्यकार पाठक मित्रों, मैं जिस समय यात्रा करता था, छोटे छोटे नोट्स ले रहा था दलित साहित्य के संदर्भ में, तो मुझे पता भी नहीं था कि ये किताब कुछ इस तरह से आ भी जाएगी, क्योंकि मैं तो छोटे मोटे नोट्स लेकर इस तरह अपने पढ़ने के लिए उनका इस्तेमाल करना चाहता था। लेकिन धीरे धीरे मैंने ये छोटे छोटे लेख लिखना शुरू किया और उन लेखों को इस पुस्तक के रूप में संपादित किया। जैसा कि बद्री जी ने बताया कि उन लोगों की चर्चा ज़्यादा होती है जो दिल्ली में बैठे हैं, इलाहाबाद में हैं, बनारस में हैं, यहाँ पर लिख पढ़ रहे हैं, लेकिन जो दलित साहित्य के रचनाकार हैं वो निश्चित रूप से गांव में, छोटे छोटे कस्बों में रहने वाले लोग हैं जो बराबर काम कर रहे थे। मैंने अपनी इस पुस्तक में उन सब रचनाओं को जो छोटी छोटी जगहों पर छपी थी, उन सबको स्थान देने की इसमें कोशिश की है। और आज जबकि दलित साहित्य कई सारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जा रहा है, देश का कोई ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है जहाँ पर PhD ना हो रही हो दलित साहित्य पर, डिलीट के स्तर का कोई शोध ना हो रहा हो, ऐसी कोई यूनिवर्सिटी इस समय नहीं है। तो कई बार बच्चे मुझसे कहते थे, मिलते थे जो बच्चे कि दलित साहित्य पर पढ़ने के लिए कोई इस तरह की पुस्तक नहीं है। उस दृष्टिकोण को सामने रखते हुए भी मैंने इस पुस्तक को लिखने की कोशिश की है। संभवतः उन सारे विद्यार्थियों को भी इसमें वो सामग्री मिली।
जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ नेट की किताब के रूप में भी दलित साहित्य का एक हिस्सा है, एक पार्ट उसमें लगा है, उसके लिए भी बच्चों के पास सामग्री नहीं थी। और जो लिखने वाले हैं, जो मैंने देखा था उन किताबों को, नेट की किताबों को लिखने वाले जो लोग थे, उनके पास भी संभवतः सामग्री नहीं थी। तो मैं समझता हूँ कि इस पुस्तक के आधार से उन सब लोगों को सामग्री भी उपलब्ध हो जाएगी और उन सारे रचनाकारों के बीच में, क्योंकि कई सौ रचनाकार हैं जो इस समय रचनारत हैं, कई सौ पुस्तकें, संभवतः 200 के आसपास तो काव्य संग्रह है, 10-15 उपन्यास है, 15-20 आत्मकथाएं हैं, 20-30 नाटक हैं, वो सारे के सारे जो 80 से लेकर 2010 तक, जहाँ तक मैं समझता हूँ, वो सारी की सारी रचनाएं जो आई थी, उन सबको मैंने इसमें स्थान देने की कोशिश की है। मैं अपने इस प्रयास में कहाँ तक सफल हो पाया हूँ, ये तो सुधी जन ही जानेंगे, आप लोग पाठक भी जान सकेंगे इस बात को कि कहाँ तक मैं सफल हो पाया हूँ। लेकिन आज जिस तरह से बद्री नारायण जी ने मेरे उत्साह का वर्धन किया है और दूधनाथ जी ने इसका विमोचन किया, मैं उन सब का आभारी हूँ। और अतुल जी का वाणी प्रकाशन का मैं आभारी हूँ, हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने इस पुस्तक का प्रकाशन किया। आप सब लोगों का एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। प्रोफेसर बद्री नारायण ने दलित साहित्य के प्रतिमान पर अपने विचार प्रकट करते हुए कहा, वाणी प्रकाशन का और इस मेला आयोजकों का कि उन्होंने मुझे मौका दिया मुझे इस किताब पर कुछ बातें कह सकूँ, और मैं इस बात के लिए भी बहुत भाग्यशाली महसूस करता हूँ कि आदरणीय दूधनाथ सिंह जी हम लोगों के साथ हैं और हम लोगों के बीच हैं, तो वो अपनी बातें कहेंगे। लेकिन उसके पहले मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ। एक तो पहले मैं एन सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है दलित साहित्य के प्रतिमान। प्रायः जो प्रतिमान बनाना एक ऐसा काम है जिसमें हम बहुत सी चीज़ों को एक्सक्लूड कर देते हैं, क्योंकि तो प्रतिमान बनाते हैं तो ये होता है कि साहब यहीं तक ये चीज़ें हैं, इसके बाद की चीज़ें अलग हो जाती हैं। लेकिन ये किताब एक ऐसा प्रतिमान बनाती है जो ऑल इंक्लूसिव है, इसमें इन्होंने बहुत सी चीज़ों को इंक्लूड किया है और इंक्लूजन जो है वो उसका इतना बड़ा विस्तार है कि वह आप समझिए बुद्धिस्ट साहित्य से लेकर के, बुद्ध के समय के साहित्य से लेकर के और आज तक के दलित साहित्य के बीच जो एक अंतः संबंध है उसकी तरफ इन्होंने एक काम किया है। प्रायः हम जब JNU वगैरह में जाते हैं सेमिनार में या परीक्षा लेने वहाँ छात्रों का, तो देखते हैं कि वो ग्रामसी, माओ, मार्क्स सबके बारे में खूब जानते हैं, डेरिडा, लेनिन, लेकिन अगर उनसे आप बात करिए कि बुद्धिस्ट नैरेटिव तो वो एकदम चुप हो जाते हैं। वहाँ कोई दलित नैरेटिव पे काम करता है, दलित वृत्तांत पे, लेकिन वो बुद्धिस्ट वृत्तांत नहीं जानता है और बिना बुद्धिस्ट वृत्तांत जाने हुए खेरियों की कथा, थेरों की कथा, कोई दलित वृत्तांत को समझ ही नहीं सकता, दलित साहित्य को समझ ही नहीं सकता। तो एक बड़ा डिस्कनेक्ट है हमारे ज्ञान की दुनिया में और साहित्य की दुनिया में कि हम अपनी परंपरा के जो वृत्तांत है, परंपरा का जो साहित्य है, उसका आज के साहित्य के साथ कैसे नाभिनाल संबंध है उसको भूल जाते हैं। तो ये एन सिंह जी ने जो एक बड़ा काम किया है कि इन्होंने प्राचीन जो वृत्तांत है, नैरेटिव साहित्य है, उनको भी जगह दी है और आज के एकदम नए से नए जो दलित साहित्य में काम करने वाले लोग हैं उनका भी जगह दी है और दोनों के बीच एक अंतर संबंध कायम किया है। दूसरा जो महत्वपूर्ण काम इसमें मुझे दिखता है वो एक एंथोलॉजी है, एक तरह की एनसाइक्लोपीडिक वर्क है जिसमें बहुत तरह के जो रचनाकार, दलित रचनाकार, दलित रचनाओं के बारे में, रचनाकारों के बारे में एक इस किताब से पढ़ा और जाना जा सकता है। यानी एक किताब अगर आप दें तो इससे आपको पूरे दलित साहित्य के विषय में भारत में आपको जानकारी हो जाती है और गहरी जानकारी होती है, क्योंकि इन्होंने अपने पूरे सार संकलन किया है पूरे जीवन के जो अनुभव है। तो इस लिहाज से भी ये किताब महत्वपूर्ण है। और फिर हम लोग ठीक है कि बहुत चर्चा है राजनीति में दलित की, बहुत चर्चा है साहित्य में दलित की, लेकिन वो कौन से दलित साहित्य की चर्चा है? जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े शहरों में बैठे हुए हैं, मेट्रोपोल में हैं, जो मीडिया का अट्रैक्शन को कैप्चर करते हैं, उन दलित साहित्यकारों की चर्चा है। लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे दलित साहित्यकार हैं जो छोटी छोटी जगहों पे रह के अपनी रचनाएं लिख रहे हैं और उनको इन्होंने जगह दी है। ये एक बड़ा काम है। एक जो मार्जिन, दलित साहित्य का जो मार्जिन है
उस बार जिनको इन्होंने अपने किताब में जगह दी है, इस लिहाज से ये एक बड़ा काम है और मैं इनको फिर से बधाई देता हूँ अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से। और इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिष्ठित साहित्यकार श्री दूधनाथ सिंह ने दलित साहित्य के प्रतिमान को अपने समय की बहुत ही महत्वपूर्ण कृति बताया। आदरणीय सिंह साहब, हमारे मित्र और कवि बद्री नारायण, हमारे मित्र श्री धनंजय चोपड़ा और सामने बैठे हुए सुधीजनों और हमारे मित्रों, सबसे पहले तो मैं सिंह साहब को इसके लिए बधाई देना चाहूँगा कि बहुत वो कह रहे हैं कि अपने पढ़ने के लिए मैंने नोट लिया और बहुत इरादे से ये काम नहीं किया, लेकिन उन नोट्स को जिस तरह से बगैर इरादे के भी अगर उन्होंने किया है तो एक संपूर्ण पुस्तक जिस तरह से दलित साहित्य पर यह किताब बनी है उससे मैं उलट पुलट के देख रहा था। पहले से मुझे किताब मिली नहीं थी, शायद 3-4 दिन पहले, छप के 2-3 दिन पहले आई है। तो ये एक प्रकार से मुझे पलटने पर ये लगा कि ये दलित साहित्य, हिंदी में दलित साहित्य का ये इतिहास है पूरा का पूरा, एक ऐतिहासिक और रचनात्मक सर्वेक्षण, एक आलोचनात्मक सर्वेक्षण इस किताब में मुझे दिखाई पड़ता है। और ये सबसे बड़ी बात है कि दलित साहित्य ने इतना महत्व प्राप्त कर लिया है कि उसके ऊपर और उसके लेखकों के ऊपर, उनकी रचनाओं के ऊपर इतनी महत्वपूर्ण किताब हमारे सिंह साहब लिखने के लिए तैयार हुए अपने भीतर से और उन्होंने ये किताब हमारे सामने प्रस्तुत की। मैं इसके लिए उनको और वाणी प्रकाशन दोनों को धन्यवाद देता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा काम हुआ। मैं सिंह साहब को इसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ और उनका आभारी भी हूँ कि उन्होंने और वाणी प्रकाशन ने मुझे इस मंच पर आने के लिए निमंत्रित किया और मैं आया। ये एक प्रकार से सिंह साहब द्वारा लिखी गई जो एक प्रकार से दलित साहित्य का इतिहास हमारे सामने, संपूर्ण इतिहास लगभग अब तक प्रस्तुत करती है। इसके लिए पुनः मैं सिंह साहब को इसके लिए बधाई देता हूँ और उनका आभारी हूँ कि उन्होंने यह किताब लिखी और हम लोगों को इस समझ को विकसित करने में ये किताब मदद देगी। इस विश्वास के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद। सहारनपुर जनपद के चतरसाली गांव में 1 जनवरी 1956 को जन्मे डॉक्टर एन सिंह की अब तक प्रकाशित कृतियां हैं। डॉक्टर एन सिंह को अब तक विभिन्न पुरस्कार मिले।
डॉक्टर एन सिंह के अपने समय के विभिन्न महान विभूतियों से संबंध रहे। इनमें राजनीतिक हस्तियां भी हैं और प्रतिष्ठित साहित्यकार भी हैं। डॉक्टर एन सिंह के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए पंजाबी तथा हिंदी की प्रतिष्ठित साहित्यकार प्रोफेसर श्रीमती योगेश्वर कौर ने कहा, डॉक्टर एन सिंह कवि, कथाकार, समीक्षक, आलोचक, प्राचार्य ही नहीं बल्कि उन्होंने अपने कलम का सहारा लेकर दलित समस्याओं को उठाने की कोशिश की है और उस पे उन्हें कामयाबी भी मिली है। उन्होंने इस विषय को उस समय चुना जिस समय बहुत कम साहित्यकार इस विषय पर हाथ पाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने पूरी मर्यादा के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी निष्ठा के साथ अपने इस उत्तरदायित्व को समझा और उनके लिए उन्होंने जो कुछ भी साहित्य सृजन के थ्रू उनकी मदद कर सकते थे या लिख सकते थे वो उन्होंने लिखने की चेष्टा की। डॉक्टर एन सिंह ने जो भी लिखा है, जब जब भी हम दलित साहित्य के बारे में सुनेंगे या पढ़ेंगे, क्योंकि उनकी किताबें जो हैं वो यूनिवर्सिटीज में लगी हुई हैं, कॉलेज में लगी हुई हैं, उन पर MA किया गया है, MPhil किया गया है, PhD किया गया है। तो जब भी हम इस साहित्य की चर्चा करेंगे तो मुझे तो लगता है डॉक्टर एन सिंह का नाम जो है वो हमेशा अग्रिम पंक्ति में बोला जाएगा। लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर कालीचरण स्नेही ने भी उनके साहित्यिक योगदान को अमूल्य माना। में आकर के डॉक्टर एन सिंह से जुड़े हैं। मैंने अभी मंच पर बैठे हुए कुछ पंक्तियां उनके लिखी थी। सप्त सप्त संघर्ष तुम्हारा, हारा कभी न बंजारा। सप्त सप्त संघर्ष तुम्हारा, हारा कभी न बंजारा। दमक रहा हर ओर नगीना, बनकर एक सितारा। दमक रहा हर ओर नगीना, बनकर एक सितारा। घर घर में पहुंचाया तुमने दलित मुक्ति का नारा। घर घर में पहुंचाया तुमने दलित मुक्ति का नारा। किया समन्वय हरदम तुमने, देकर सबल सहारा। अभिनंदन स्वीकार करो हे दलित शिरोमणि, सत सत बार हमारा। पहले ही दो दोहे आपके लिए समर्पित हैं। इसी तरह महके सदा, इसी तरह महके सदा, और दहके बनकर आग। इसी तरह महके सदा, दहके बनकर आग, और दामन पर तेरे कभी लगा न कोई दाग। दामन पर तेरे कभी लगा न कोई दाग। फिर मैंने दिया कि तुमने लिख लिख लेख नित, जला दिया पाखंड। तुमने लिख लिख लेख नित, भस्म किया पाखंड। और दुख से मुक्ति पाएगा यह भारत भूखंड। दुख से मुक्ति पाएगा यह भारत भूखंड। साहित्यकार और चिंतक डॉक्टर जय प्रकाश करदम ने डॉक्टर एन सिंह को अब तक न की तीसरी परंपरा का सर्वोत्कृष्ट आलोचक बताया। डॉक्टर एन सिंह के साथ परिचय को संबंध बहुत लंबा है। पिछले लगभग 3 दशक से हम लोग सहयात्री हैं साहित्य के। डॉक्टर एन सिंह के घर भी एक बार आने का मौका मिला था। भाभी जी को याद है, उनकी बेटियां तो छोटी छोटी थी। हम सब जानते हैं डॉक्टर एन सिंह बहुत अच्छे कवि हैं, लेकिन कवि से अधिक मैं उनके जिस योगदान को या स्वरूप को ज्यादा महत्वपूर्ण, कवि अपने आप में महत्वपूर्ण है, कम महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण कवि है।
उससे ज्यादा उनका योगदान मैं मानता हूं उनके संपादन को और उनके आलोचना करने को। वो इसलिए कि कवि होना अपने आप में एक उनकी निजी उपलब्धि हो सकती है, तो उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कविता ही थी, साहित्य को समृद्ध किया। और उन्होंने, मुझे याद नहीं आ रहा, आज मैं उनसे भी पूछ रहा था, उनकी एक कविता मुझे याद है, मतलब ध्यान आ रहा है मुझको, कुंवर बेचैन की मैं थोड़े दिन पहले कोई गजल पढ़ रहा था, और उस गजल ये है कि ये कौन परिंदा है बैठा जो मुंडेरी पर, कुछ कुछ तो कबूतर सा, कुछ बाज सा चेहरा है, इंसान का चेहरा अभी कुछ और भी बदलेगा, देखा जो कुंवर तुमने ये आज का चेहरा है। ये बाज के ऊपर उनकी कुंवर बेचैन का डॉक्टर एन सिंह की एक कविता है, और उसमें ये कबूतर है, और वो कबूतर पिंजरे में बंद है, बहुत सालों तक पिंजरों में बंद है, और जब वो पिंजरा खुलता है, पिंजरा बाहर आता है, तो वो बाज के रूप में निकलता है, वो कबूतर नहीं होता, बाज होता है। ये जो कबूतर से बाज बनने की प्रक्रिया, और ये उसकी पूरा दर्द, दंश, संघर्ष और चेतना, ये मैं समझता हूं कि ये डॉक्टर एन सिंह के पूरे साहित्यिक चिंतन का प्राण है। ये चेतना उनको बहुत बड़ा कवि बनाती है। एक और उनकी कविता है जिसमें उन्होंने कहा कि बोलिए कुछ लील नाले चुप्पियां, बोलिए कुछ लील नाले चुप्पियां, दोस्तों दहशत आए दूर है। तो ये चुप रहना, सहना, ये एक मनुष्य का स्वभाव नहीं होना चाहिए, एक जागरूक मनुष्य का स्वभाव नहीं होना चाहिए। जहां कहीं अन्याय हो, जहां कहीं शोषण हो, जहां कहीं अमानवीयता हो, वहां हर जागरूक मनुष्य का ये एक धर्म बनता है कि वो उसका प्रतिकार करे, वहां बोले। तो डॉक्टर एन सिंह ने अपने संपादन के जरिए और अपने आलोचना कर्म के जरिए दलित समाज को बोलने के लिए प्रेरित किया। उनका सबसे पहले संपादित जो काम आया, दर्द के दस्तावेज, उन्होंने दलित कवियों की रचनाओं को, कुछ चुनिंदा कवियों की रचनाओं का संग्रह किया। और जैसा कालीचरण सिन्हा जी ने बतलाया कि उन्होंने उसके बाद में कहानियों का संपादन किया, वो तरह की किताबें बहुत सारी संपादित की। उसके बाद में 1995 में दलित साहित्य उसका विशेषांक आया था, उसका संपादन आपने किया था। तो उस दौर में जब बहुत कम दलित रचनाकारों के कविता संग्रह थे, बहुत कम, और जो थे उनकी कहीं कोई चर्चा नहीं। तो ऐसे में दलित का दर्द के दस्तावेज वो एकमात्र कविता संग्रह दिखाई देता था जिसमें चर्चा होती थी। तो वहां उन्होंने प्रेरित किया, और उस प्रेरित ये किया कि बहुत से लोगों ने कविताएं लिखनी शुरू की, और उन्होंने वो अपना एक, उसके बाद में जब दलित कवियों पे चर्चा हुई, कविताओं पे चर्चा हुई, तो लोगों को प्रेरणा मिली। जहां तक आलोचना का सवाल है, मैं उसको डॉक्टर एन सिंह का सबसे बड़ा योगदान मानता हूं, विशेष रूप से दलित साहित्य के क्षेत्र में। लेकिन दलित साहित्य को हम एक तरफ कर दें तो पूरे हिंदी साहित्य में आलोचना में उनका बड़ा योगदान। कारण ये कि हर आलोचक की अपनी दृष्टि होती है, और हमारे यहां भी आलोचना की परंपराएं रही। एक आलोचना की परंपरा जो आचार्य शुक्ल से शुरू होती है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात में आते हैं। उसके बाद आज उसकी आलोचना की दूसरी परंपरा हमारे यहाँ जो प्रगतिवादी, जो मार्क्सवादी आलोचना की परंपरा है, वो डॉक्टर नामवर सिंह और बहुत से लोग हैं। डॉक्टर एन सिंह आलोचना की तीसरी परंपरा के आलोचक और महत्वपूर्ण आलोचक है। और ये तीसरी परंपरा, ये दलित कहिए या अंबेडकरवादी आलोचना की परंपरा है, जो एक अलग दृष्टि से चीजों को देखती है।
हर आलोचक की अपनी दृष्टि होती है। एक ही रचना का, एक ही टेक्स्ट का हम सब लोग पाठ करेंगे तो अलग अलग पाठ होगा, एक ही पाठ नहीं हो सकता। हम सब लोग अपने अपने तरीके से निष्कर्ष निकालेंगे। लेकिन डॉक्टर एन सिंह की विशेषता यह है कि उनका वे बहुत शालीनता के साथ और जिस समन्वय की बात कही, सामंजस्य और समन्वय के साथ वो रास्ता निकालते हैं। जहां उन्हें चोट करनी होती है वहां चोट करते हैं, जहां दुलार करना होता है वहां दुलार भी करते हैं। इसलिए उन्होंने दुश्मन नहीं बनाए, उन्होंने मित्र बनाए। उन्होंने आलोचना की और खुलकर आलोचना की, लेकिन भाषा का संयम ये उनकी बड़ी ताकत रहा। और मैं समझता हूं किसी भी लेखक के साथ भाषाई जो आक्रोश है वो कई बार उनके तर्कों को कमजोर कर देता है। इसलिए ताकत तर्क में होनी चाहिए, भाषा के संयम के साथ, तब कोई विचार आगे बढ़ता है। डॉक्टर एन सिंह ने यह काम किया और इसलिए उन्होंने उस आलोचना के माध्यम से बहुत शालीन तरीके से दलित साहित्य की जो रचनाएं थी उन रचनाओं की कमजोरियों को उजागर किया और उसके माध्यम से यानी कि अच्छी रचनाएं कैसे लिखी जा सकती हैं उसके लिए प्रेरित किया। और जहां अच्छी रचनाएं थी उन अच्छी रचनाओं की प्रशंसा करके भी प्रेरित किया कि आप और अच्छा लिखिए। तो ये जो चीज होती है, और मैं डॉक्टर एन सिंह का जो पूरा व्यक्तित्व है, जो आलोचना कर्म है, उसके आधार पर उनकी भाषा को लेकर के उनकी वैचारिकी बहुत ठोस है। उन्होंने संत रैदास पे बड़ा महत्वपूर्ण काम किया। रैदास ग्रंथावली आपने प्रकाशित की और केवल संपादन नहीं किया उसका, बल्कि उनकी वैचारिकी में वो चीज देखने को मिलती है। रैदास जब ये कहते हैं कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, ऊंच नीच सब सम रहें, रैदास रहे प्रसन्न। तो ये जो एक समाजवादी अवधारणा है समाज की, कि जहां सबको, कोई भूखा ना हो, कोई नंगा ना हो, जहां सबको अन्न मिले, जहां सब समान हो। इसलिए उन्होंने अपने जो कविता में अपना गांव का पता भी तो दिया, बेगमपुरा, यानी कि बेगम, जहां कोई गम ना हो, ऐसी जगह का वो रहने वाला, ऐसा। तो वही जो एक चिंतन है समतावादी, समाजवादी, वो डॉक्टर एन सिंह के एक पूरे आलोचना क्रम में देखा। और जिस भाषा का आधार पर देखा तो मैं सोच रहा था कि एन सिंह को कोई शब्द देना हो तो क्या शब्द देना हो, तो मुझे लगा कि मैं डॉक्टर एन सिंह को दलित आलोचना का भद्रलोक कह सकता हूं। पंजाबी और हिंदी के प्रतिष्ठित साहित्यकार प्रोफेसर फूल चंद मानव ने उन्हें पूरे देश का लेखक बताया, जिनके साहित्य पर विभिन्न विश्वविद्यालयों में एमफिल और पीएचडी हो चुकी हैं। अंधेरे दूर होते हैं, उजाले पास होते हैं, हमारे बीच में जब आपसी एहसास होते हैं। अंधेरे दूर होते हैं, उजाले पास होते हैं, हमारे बीच में जब आपसी एहसास होते हैं। घरों से निकलकर दर दर भटकना कैसा लगता है, घरों से निकलकर दर दर भटकना कैसा लगता है, उसी से पूछ कर देखो जिसे बनवास होते। घरों से निकलकर दर दर भटकना कैसा लगता है, उन्हीं से पूछ कर देखो जिन्हें बनवास होते हैं। मित्रों, दलित साहित्य की बात करते हुए डॉक्टर एन सिंह पर चर्चा करना, बोलना मेरा अधिकार इसलिए है कि पीछे 42 साल से उनसे मेरी मैत्री है। मैं उनको पहचानता ही नहीं, जानता रहा। वीर प्रताप में लिखा करते थे, दैनिक ट्रिब्यून में लिखा करते थे, दोनों पंजाब की चंडीगढ़ के अखबार रहे। बड़ी पत्रिकाओं में लिखने लगे, बड़े अखबारों में लिखने लगे, एमए किया, पीएचडी किया, डीलिट किया, दलित साहित्य पर काम किया, दलित साहित्य के काम को आगे लेकर गए, कोर्सों में लगवाया।
ये एक भटकन है जो आदमी को डिस्टर्ब करती है, परेशान करती है, एहसास करवाती है कि उसका कोई दायित्व है, वो सिर्फ एक जगह टिक कर रहने के काबिल नहीं है। तो गंदे हैं उनको एक जगह रहना ही मुनासिब है, और जो भले हैं वो जहां जहां जाएंगे भलाई करेंगे। मेरे मित्र एन सिंह कभी सिलेक्शन बोर्ड के सदस्य हो जाते हैं, टीचिंग में जाते हैं तो वहां रंग दिखाते हैं, कॉलेज के प्राचार्य हो जाते हैं, एज ए प्रिंसिपल सेवा निभाते हैं। मूलतः डॉक्टर एन सिंह एक रचनाकार हैं, उसके बाद वो लेक्चरर हैं, उसके बाद वो प्रिंसिपल हैं, उसके बाद वो कुछ और हैं, और साहित्य साधना में सतत लगते हुए 40 साल में सोपान दर सोपान आगे आना, ऊपर जाना खाला जी का घर नहीं है। हम जानते हैं आज कितना कंपटीशन है, आज कितना विरोध है, आज कितनी ईर्ष्या है, आज कितनी लंगड़ियां लगती हैं, और आज कैसे कैसे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं साहित्य के लिए। दलित साहित्य और साहित्य एक मुहिम है, एक आंदोलन है, और इस आंदोलन में योगदान देते हुए डॉक्टर एन सिंह ने अपने आप को एक प्रथम पंक्ति के लेखकों में स्थापित किया है, जहां इनकी पूछ पड़ताल इस तरह से होती है कि लोग पूछ कर इनके उद्धृत करते हैं एमए में, एमफिल में, पीएचडी में और दूसरे कंपटीशन के एग्जामिनेशन में। कविता की यात्रा अपनी जगह होती है, कहानी लेखन, कथा लेखन अपनी जगह है, समीक्षा आलोचना का अपना स्थान है। ये मात्र उत्तर प्रदेश का ही नहीं, भारत का लेखक होकर दिखाया है। एक छोटे से परिवार में पैदा होकर विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए साधनहीन व्यक्ति किस तरह अपनी कला से, अपनी योग्यता से, अपनी प्रतिभा से और मेहनत से कहां से कहां जा सकता है। ईश्वर इनको और बल दे और गति दे और सामर्थ्य दे कि एक दिन ये साहित्य में ही नहीं राजनीति में भी छाकर दिखाए। डॉक्टर एन सिंह की सतत साहित्यिक साधना के लिए उनको शब्द शब्द संघर्ष नामक वृद्ध अभिनंदन ग्रंथ भेंट कर उनका नागरिक अभिनंदन किया गया। धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि।